Hello everyone, my name is Manju Saraswat. As you know, we were discussing a politics, a chapter, electoral politics. Okay, so in this chapter we have already discussed about the election and what is the need of elections, importance, and already we have discussed the process. Now I will revise the process of election in this video, and many more we will know about it. So first of all देखते हैं यहाँ की इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एज यू नो कि हमारा जो कंट्री है स्टेट्स में रीजन्स में डिवाइडेड है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर इंडिया को हम कैसे डिवाइड करते हैं कि इन आर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि पॉपुलेशन जो है इसमें कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम एक फर्दर वे में भी कंट्री को डिवाइड करते हैं। तो कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के पर्पज़ से यहाँ पे इंडिया को जो है कंट्री को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। और इस तरीके से जो डिवीज़न किया जाता है ना, तो ऐसे एरिया को जो क्या कहा जाता है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यानी कि जब हम इलेक्शन के पर्पज़ से एरिया डिवाइड करते हैं तो उसको हम एरिया को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है। तो जैसे आपको पता ही है कि इंडिया में जैसे जस्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो लोकसभा इलेक्शंस का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट किए जाते हैं ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उनको हम क्या कहते हैं, जो लोकसभा के लिए चुने जाते हैं उनको हम एमपी कहते हैं। तो वन ऑफ द नेक्स्ट फीचर इज़ दिस कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है ना, तो ये आपको पता है कि वन वोट वन वैल्यू, तो हर एक वोट की जो है इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ज़रूरत है कि जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो वहाँ पर कैसे होनी चाहिए, इक्वल पॉपुलेशन होनी चाहिए। पॉपुलेशन कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसे ही इसी बेस पर स्टेट असेंबलीज जो हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी डिवाइड किया गया है ना। और उसी प्रोसेस में जो आपका थर्ड लेवल है पंचायती जो म्यूनसिपल इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि इसी तरीके से जो है ईच विलेज और टाउन को डिवाइड किया जाता है इनटू सेवरल वार्ड्स, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया जाता है। ठीक है। तो जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी होती हैं, यहाँ पर ये जो हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, ये हम देखने जा रहे हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। तो जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं आपको पता है कि उनको क्या कर दिया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है। जैसे कि हमारे जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, तो उनको ऐसा फील होता था कि जो वीकर सेक्शन है वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उनको जो अच्छा चांस ना मिल पाए, गुड चांस ना मिल पाए, है ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व कर दिया उनके लिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं हमारे यहाँ, उनको स्पेशल सिस्टम जो उन्होंने ये इम्पोज किया है वो क्या है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर द वीकर सेक्शन। तो सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर द people who belong to the scheduled caste, scheduled tribes and women also, है ना। तो यहाँ पर उनके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज को क्या कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया है, जिससे कि उनको भी पार्लियामेंट में जाने का फेयर चांस मिल सके और लॉज फॉर्म करने का भी फेयर चांस मिल सके, जिससे कि वो भी उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल सके और वो अपनी वॉइस रेज कर सकें और फॉर्मेशन में, लॉज के फॉर्मेशन में वो इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें। तो यहाँ पर वीकर सेक्शन के लिए क्या कर दिया गया है, कुछ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व कर दिया गया है। तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोसेस में क्या होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूंसीज डिसाइड होनी चाहिए। तो आफ्टर द डिसाइडिंग द कॉन्स्टिट्यूंसीज, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वोटर्स लिस्ट, है ना। तो ये नेक्स्ट स्टेप क्या है, वोटर्स लिस्ट। तो इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि वोट कौन कर सकता है और कौन वोट नहीं कर सकता है। एज वी नो कि कुछ लोग जो है पास अवे हो जाते हैं, कुछ लोग जो 18 ईयर्स के फिर करंट ईयर में होते हैं। तो इस तरीके से कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उसमें क्या होता है कि द लिस्ट दोज हु आर एलिजिबल टू वोट
is prepared much before the election and given to everyone, and this list is officially called, क्या कहा जाता है इसको, इलेक्टोरल रोल, और इसको कॉमनली वोटर लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है ना। तो यहाँ पर क्या डिसाइड किया जाता है कि कितने लोग वोट डालने की कंडीशन में हैं, कितने लोग वोट जो है दे सकते हैं, और कितने लोग पास अवे हो चुके हैं, यानी कि एक्चुअल द पर्सन, द कैंडिडेट, द वोटर्स, इसमें क्या है डिसाइड किए जाते हैं। एंड यहाँ पर देखेंगे आप कि 18 ईयर्स से, हमारे इंडिया में क्या है कि जो 18 ईयर्स अबव सिटीज़न हैं या 18 ईयर्स के जो हैं, है ना, वो वोट कर सकते हैं। और यहाँ पर किसी भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर के बेस पर और रिगार्डलेस उनको वोटिंग राइट दिया जाता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, है ना। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एज यू नो, इसमें जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, जिसके बेस पर, यानी कि यहाँ पर वन वोट वन वैल्यू को फोकस किया जाता है, को इम्पोर्टेंस दी जाती है। कुछ सालों से आप देखेंगे कि एक नया सिस्टम भी लागू किया गया है, वो क्या है, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, है ना। तो इसमें क्या है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें एक आईडी कार्ड जो प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे आपको पता है कि पहले क्या हुआ करता था कि किसी के नाम पर कोई दूसरा वोट जो है कास्ट करके चला जाता था, तो वहाँ पर अब ये इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रोकने के लिए ये कार्ड जो है इशू किया जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति के पास ये कार्ड नहीं है तो वो वोट नहीं कर सकता है। वो कोई भी किसी भी तरीके का अपना आईडी प्रूफ लेकर भी वोट देने जा सकता है। तो इसके बाद जो आपका स्टेप नेक्स्ट है वो क्या है, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स में आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो वोट कर सकता है ना, और इलेक्शन में भी जो कैंडिडेट बन सकता है, यानी कि इलेक्शन भी लड़ सकता है। और इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो वोट करने के लिए जो मिनिमम एज डिसाइड की गई है वो है आपकी 18 ईयर्स, और जो इसके लिए कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शंस के लिए जो एज डिसाइड की गई है वो है 25 मिनिमम एज। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो क्रिमिनल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, अदरवाइज़ कोई भी व्यक्ति इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है ना। तो लेकिन ये जो है एक्सट्रीम केसेस के ऊपर ही अप्लाई होता है। तो बहुत जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, है ना, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं आप देखेंगे कि नॉमिनेट करती हैं कैंडिडेट को और अपना सिंबल और सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। पार्टीज नॉमिनेशन इज़ ऑफन कॉल्ड टिकट, यानी कि टिकट किसको कहते हैं, ये पार्टीज़ का जो नॉमिनेशन है उसको ही हम क्या कहते हैं, टिकट कहते हैं। और जो पर्सन जो कंटेस्ट करना चाहता है इलेक्शन, उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है और उसको कुछ मनी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ जो है इंट्रोड्यूस किया है। तो इसमें क्या है कि इसके अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति पर क्रिमिनल केसेस हैं या कोई लायबिलिटीज़ हैं और जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो हैं, इन सब की उसको एफिडेविट देना पड़ता है, डिटेल देनी पड़ती है, डिक्लेरेशन देना पड़ता है। यहाँ पर मैं कुछ क्लियर करना चाहूँगी कि यहाँ पर कोई क्वालिफ़िकेशन जो है क्यों ज़रूरी नहीं है इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि कोई क्रिकेटर होता है तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो उसको क्रिकेट की नॉलेज हो, ना कि उसकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है। सेम हियर। तो यहाँ पर क्योंकि ये कंट्री जो है क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, और यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री में ये मैटर करता है कि किस व्यक्ति को जो कंटेस्ट इलेक्शन कर रहा है उसको लोग कितना प्रेफर करते हैं, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वालिफ़िकेशंस आर नॉट रेलिवेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब, यानी कि आप देखेंगे कि द रेलिवेंट क्वालिफ़िकेशन फॉर द सिलेक्शन to the Indian cricket team, for example, is not attainment of the educational degree but the ability to play cricket well. Similar जो MLA और MPs जो होते हैं ये भी क्या है, is a ability to understand people's concern, problems, represent their interest. ये सब की उसको नॉलेज होनी चाहिए और उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है एजुकेशन क्या नहीं है, इतना रेलिवेंट यहाँ पर नहीं है। तो अब आप देखेंगे कि जो हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं वो पॉइंट कौन सा है, वो है इलेक्शन कैंपेनिंग।
तो इलेक्शन कैंपेनिंग में आप देखेंगे कि पार्टीज़ क्या करती हैं, इसका मेन पर्पस क्या होता है इलेक्शन का, कि लोगों को इज़ टू गिव पीपल अ चांस, जिस लोगों को चांस मिल सके अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने के लिए, एंड द गवर्नमेंट द पॉलिसीज़ दे प्रेफर, और वो गवर्नमेंट चूज़ करने के लिए और वो पॉलिसीज़ चूज़ करने के लिए जिससे कि वो जो पसंद करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो जो पॉलिसीज़ हैं उनको फ्री एंड ओपन वे में डिस्कस किया जाए। तो ये जो प्रोसेस है ये किसके थ्रू किया जाता है, ये इलेक्शन कैंपेनिंग के थ्रू। तो ये किस तरीके से होता है इलेक्शन कैंपेनिंग में। तो यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग जो पार्टीज़ हैं उन्होंने अलग अलग अपने कैंपेनिंग स्लोगन्स जो हैं तैयार किए हैं। पिछले कुछ ईयर्स के आप देखेंगे कि एग्जांपल्स दिए हुए हैं। 1971 का दिया हुआ है, गरीबी हटाओ, दैट वाज यूज्ड बाय द कांग्रेस, है ना, इन लोकसभा इलेक्शंस, एंड सेव डेमोक्रेसी इन 1977 बाय जनता दल, ये इन लोकसभा इलेक्शंस। तो ये बहुत सारे इस तरीके के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एंड रिसेंट वाज दैट के घर घर मोदी एंड जस्ट लाइक दैट। तो ऐसे आपने बहुत सारे एग्जांपल्स जो है आपने देखे हैं। तो अभी जो हम नेक्स्ट इसके स्टेप के बारे में जो हम बात कर रहे हैं उससे पहले हम बता दें आपको कि ये कैंपेनिंग के टाइम पे जो है ईसी इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार करता है, जिससे कि कोई भी पार्टी किसी भी कैंडिडेट से, यानी कि नो पार्टी और नो कैंडिडेट, कोई भी पार्टी जो है क्या नहीं कर सकती है। उनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस डिसाइड किए गए हैं। इलेक्शंस के भी कुछ लॉ हैं, जैसे कि किसी को डरा धमका नहीं सकते हैं, उनसे कास्ट और रिलीजन के नाम पे वोटिंग के लिए अपील नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का कैंपेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कोई 25 लाख से ज़्यादा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में और 10 लाख से ज़्यादा जो असेंबली इलेक्शंस में एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं। और यहाँ पर जो ईसी है उसने कोड ऑफ कंडक्ट भी, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, सेट ऑफ रूल्स है ना। तो यहाँ पर कोई पार्टी या कैंडिडेट क्या नहीं कर सकता है, किसी वर्शिप प्लेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता है इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए, गवर्नमेंट के व्हीकल्स वगैरह, एयर क्राफ्ट का ऑफिशियल का इस्तेमाल नहीं कर सकता है इलेक्शंस के लिए। और एक बार जब अनाउंस हो जाते हैं तो मिनिस्टर्स जो हैं कहीं का भी जो स्टोन फाउंडेशन वगैरह कोई भी प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, कोई उस पर डिसीजन ले सकते, पब्लिक से कोई मीटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से इसी ने कुछ सेट ऑफ रूल्स भी तैयार किए हुए हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि पोलिंग, यानी कि अब वो दिन है जिस दिन क्या होगी, वोटिंग होगी। तो द फाइनल स्टेज ऑफ द इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट। दैट डे इज कॉल्ड इलेक्शन डे। और इस दिन क्या किया जाता है कि हॉलीडे डिक्लेयर किया जाता है, जिससे कि सभी लोग जो हैं उसमें पार्टिसिपेशन कर सकें। तो यहाँ आप देखेंगे कि पहले तो पेपर का, बैलेट पेपर का यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल जो है ईवीएम मशीन का यूज़ किया जाता है। तो ये मशीन पर कैंडिडेट का नेम, उसका पार्टी का सिंबल शो होता है, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है वो उसके भी पार्टी, उसका भी नेम और उसका जो सिंबल होता है इलेक्शन वो भी शो होता है यहाँ पर। तो एक बार जब ये पोलिंग ओवर हो जाती है तो वहाँ पर भी एक एजेंट बैठा होता है जो ये एश्योर करता है कि जो इलेक्शंस हुए हैं वो प्रॉपर वे में हुए हैं या नहीं हुए हैं। पार्टीज़ के एजेंट बैठे होते हैं, है ना। एंड वंस द पोलिंग इज़ ओवर, एक बार जब पोलिंग ओवर हो जाती है, ये कहाँ पर होते हैं, स्कूल्स वगैरह में होते हैं, नियर बाई बिल्डिंग्स में, सरकारी जो बिल्डिंग होती हैं उनमें होते हैं। तो जो एक बार जब ये ओवर हो जाते हैं तो ये जो ईवीएम मशीन है उनको सील कर दिया जाता है और सिक्योर प्लेस पर ले जाया जाता है। तो कुछ दिन बाद क्या होता है, एक डेट फिक्स की जाती है ना। तो वहाँ पर ऑल ईवीएम मशीन्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंसीज आर ओपन एंड वोट सिक्योर्ड बाय द ईच कैंडिडेट आर काउंटेड। और यहाँ पर जो एजेंट होते हैं कैंडिडेट्स के, वो वहाँ पर प्रेजेंट होकर ये एश्योर करते हैं कि काउंटिंग जो है प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है। एंड कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जो हाईएस्ट नंबर सिक्योर करते हैं, है ना, फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूंसी, उनको इलेक्टेड घोषित कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो दिस वाज द प्रोसेस। एंड लास्ट टाइम आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि मैं जो है आपको नेक्स्ट जो ये वीडियो बनाएंगे तो इसको हम रिवाइज़ कराएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा जो प्रोसेस है वो फिर से रिवाइज़ कराया है, एंड दैट वाज रिलेटेड टू द लास्ट वीडियो। बट नाउ वी विल नो अबाउट
the next topic, that is what makes elections in India democratic. So keep watching, we will discuss this in next video, and thanks for watching.